हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार सिंह आपका अमित सिविल सर्विसेज एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, मेरे चैनल पर डेली बिहार करंट अफेयर्स, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के साथ अपलोड होते हैं। आज मैं आपके लिए 24 अगस्त 2024 के सभी बिहार करंट अफेयर्स, जिसमें 6 अखबारों का निचोड़ शामिल है, मैं लेकर हाजिर हूँ। इसमें हम लोग नेशनल और इंटरनेशनल खबर भी देखेंगे। दोस्तों, अगर आप डेली का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे अमित सिविल सर्विसेज एकेडमी टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने बिहार के किस विश्वविद्यालय में 4 शोध पीठ स्थापित करने की घोषणा की है? तो आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय में। बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने बिहार के आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय में शोध को बढ़ावा देने के लिए 4 शोध पीठ स्थापित करने की घोषणा की है। इन 4 शोध पीठों में इंटरनेशनल स्टडीज, जेंडर स्टडीज, जेपी स्टडीज और गांधीन स्टडीज शामिल है। बिहार राज्य विधि आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो दोस्तों, विनोद कुमार सिंह को। बिहार सरकार ने राज्य विधि आयोग का 3 साल विस्तार किया है। बिहार राज्य विधि आयोग का अध्यक्ष विनोद कुमार सिंह को बनाया गया है। बिहार में पटना हाईकोर्ट की स्थापना 3 फरवरी 1916 को हुई थी। वर्तमान में पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस के विनोद चंद्रन हैं। बिहार में किन 2 जिलों में विधि विज्ञान प्रयोगशाला खोली जाएगी? तो नालंदा और पूर्णिया में। दोस्तों, बिहार के नालंदा के राजगीर तथा पूर्णिया में क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला खोली जाएगी। बिहार राज्य में अभी पटना, मुजफ्फरपुर और भागलपुर के अस्थायी विधि विज्ञान प्रयोगशाला में जांच हो रही है। इनके बन जाने से साक्ष्यों को जांच के लिए इंतजार करना नहीं पड़ेगा। 2022 के आंकड़े के अनुसार बिहार में शहरीकरण की दर कितनी फीसदी हो गई है? तो 16.2%। बिहार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने बताया है कि 2011 में बिहार के शहरीकरण की दर 11.3% थी, जो 2022 में बढ़कर 16.2% हो गई है। बिहार में सरकार वन क्षेत्र यानी हरियाली को 17% करने का लक्ष्य रखा है। हरित आवरण को राज्य सरकार ने हर प्रखंड में एक पर्यटन स्थान बनाने की भी घोषणा की है। उप मुख्यमंत्री सह बिहार के वित्त मंत्री सम्राट चौधरी के अनुसार बिहार की कितनी % जनसंख्या कृषि पर निर्भर है? तो दोस्तों, 80%। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान बिहार के दौरे पर हैं। इस दौरान वह मीठापुर स्थित कृषि भवन में किसानों से मिले। वहां पर शिवराज सिंह चौहान ने बिहार के मखाना, चावल, शहद तथा मक्का के उत्पादन के लिए किसानों की तारीफ की है। इस दौरान सम्राट चौधरी ने बताया कि बिहार की 80% जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। बिहार के कृषि मंत्री मंगल पांडे हैं। 23 अगस्त 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस देश की यात्रा पर है? तो यूक्रेन की। रूस और यूक्रेन में 2.5 साल से जारी जंग के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार 23 अगस्त 2024 को यूक्रेन पहुंच गए। वे गुरुवार रात पोलैंड से रवाना हुए थे। 10 घंटे की ट्रेन यात्रा करने के बाद मोदी भारतीय समय के मुताबिक सुबह 10 बजे क्यू पहुंचे। वो यहाँ 7 घंटा बिताएंगे। क्यू में भारतीय समुदाय के लोगों ने मोदी का स्वागत किया। पीएम ने फोमिन बोटेनिकल गार्डन में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित की। यूक्रेन के दौरे पर जाने वाले पीएम मोदी पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। 1991 में सोवियत संघ के टूटने के बाद यूक्रेन की स्थापना हुई थी। तब से लेकर आज तक कोई भी भारतीय प्रधानमंत्री यूक्रेन नहीं गया था। 24 फरवरी 2022 को रूस के हमले के बाद से अब तक नाटो देशों के अलावा किसी अन्य देश के नेता ने यूक्रेन का दौरा नहीं किया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कुछ महीने पहले पीएम मोदी को यूक्रेन आने का न्योता दिया था। पीएम मोदी और जेलेंस्की के बीच ये चौथी मुलाकात होगी। पहली बार दोनों नेता नवंबर 2021 में स्कॉटलैंड के ग्लासगो शहर में आयोजित COP26 जलवायु सम्मेलन में मिले थे। फिर दोनों मई 2023 में जापान के हिरोशिमा में G7 शिखर सम्मेलन में मिले। इसके बाद तीसरी दोनों की मुलाकात 14 जून 2024 को इटली में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में हुई थी। यूक्रेन पूर्वी यूरोप का देश है। यह रूस के बाद यूरोप में क्षेत्रफल के हिसाब से दूसरा सबसे बड़ा देश है। इसकी सीमा पूर्व और उत्तर पूर्व में रूस, उत्तर में बेलारूस, पश्चिम में पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी, दक्षिण में रोमानिया और मोल्दोवा से मिलती है। इसका क्षेत्रफल 6,03,628 वर्ग किलोमीटर है। 2021 में 41.6 मिलियन की आबादी के साथ यूरोप में 8वां सबसे आबादी वाला देश है। देश की यूक्रेन राजधानी और सबसे बड़ा शहर कीव है। किस देश ने भारतीयों को फ्री वीजा एंट्री देने की घोषणा की है? तो श्रीलंका ने। दोस्तों, श्रीलंका सरकार ने 22 अगस्त 2024 को 35 देशों के नागरिकों को 6 महीने के लिए वीजा फ्री यात्रा अनुमति देने की घोषणा की है। इनमें भारत, ब्रिटेन और अमेरिका सहित कई प्रमुख देश शामिल हैं।
वीजा फ्री यात्रा की सुविधा पाने वाले देशों में भारत, ब्रिटेन, चीन, अमेरिका, जर्मनी, नीदरलैंड, बेल्जियम, स्पेन, ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, पोलैंड, कजाकिस्तान, सऊदी अरब, यूएई, नेपाल, इंडोनेशिया और रूस और थाईलैंड शामिल हैं। श्रीलंका को पहले सिलोन के नाम से जाना जाता था। आधिकारिक तौर पर इसका नाम डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ श्रीलंका है। यह दक्षिण एशिया में एक द्वीप देश है। यह मन्नार की खाड़ी और पाक जलडमरू मध्य द्वारा भारतीय उपमहाद्वीप से अलग है। श्रीलंका भारत और मालदीव के साथ एक समुद्री सीमा साझा करता है। श्री जयवर्धनेपुर कोट्टे इसकी विधायी राजधानी है। वहीं कोलंबो इसका सबसे बड़ा शहर और वित्तीय राजधानी है। यह सार्क का संस्थापक सदस्य है। यहाँ की मुद्रा श्रीलंकाई रुपया है। श्रीलंका के प्रधानमंत्री दिनेश गुणवर्धने और राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे हैं। मार्केट रेगुलेटर सेबी ने फंड की हेराफेरी के मामले में किस इंडस्ट्रियलिस्ट को शेयर बाजार से 5 साल के लिए बैन कर दिया है? तो अनिल अंबानी को। मार्केट रेगुलेटर सेबी ने फंड की हेराफेरी के मामले में इंडस्ट्रियलिस्ट अनिल अंबानी को शेयर बाजार से 5 साल के लिए बैन कर दिया है। अंबानी पर 25 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। रिलायंस होम फाइनेंस के पूर्व प्रमुख अधिकारियों सहित 24 अन्य एंटिटीज को भी बैन कर दिया गया है। सभी पर अलग अलग जुर्माना लगाया गया है। वहीं रिलायंस होम फाइनेंस को 6 महीने के लिए बैन किया गया और 6 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। सेबी की ओर से जारी 222 पेज के फाइनल ऑर्डर के मुताबिक जांच में पता चला है कि रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड के अधिकारियों की सहायता से अनिल अंबानी ने पैसों की हेराफेरी की है। उन्होंने फंड का खुद इस्तेमाल किया, लेकिन दिखाया कि यह फंड लोन के तौर पर दिया गया है। सेबी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम 1992 के प्रावधानों के अनुसार 12 अप्रैल 1992 को स्थापित एक वैधानिक निकाय है। एक गैर संवैधानिक निकाय जिसे संसद द्वारा स्थापित किया गया। सेबी का मूल काम प्रतिभूतियों को निवेशकों के हितों की रक्षा करना तथा प्रतिभूति बाजार को बढ़ावा देना और विनियमित करना है। सेबी का मुख्यालय मुंबई में और क्षेत्रीय कार्यालय अहमदाबाद, कोलकाता, चेन्नई और दिल्ली में है। सेबी के मौजूदा अध्यक्ष माधवी पुरी बूच हैं, जो सेबी का नेतृत्व करने वाली पहली महिला हैं। एफएसएसआई ने प्रोडक्ट से A1 A2 दूध के दावे को हटाने का आदेश दिया है। एफएसएसआई का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो दिल्ली में है दोस्तों। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी एफएसएसआई ने गुरुवार 22 अगस्त 2024 को दूध और मिल्क प्रोडक्ट की पैकेजिंग से A1 और A2 प्रकार के दावे को हटाने का निर्देश दिया है। साथ ही ऐसी लेबलिंग को भ्रामक बताया है। यह निर्देश ई कॉमर्स कंपनियों समेत सभी फूड बिजनेस करने वाली कंपनियों के लिए है। कंपनियों को पहले से छपे लेबल को खत्म करने के लिए 6 महीने का समय दिया गया है। इसके बाद कोई और अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा। एफएसएसआई ने अपनी जांच में पाया कि A1 और A2 का अंतर दूध में बीटा कैसीन प्रोटीन की संरचना से जुड़ा है। बीटा कैसीन प्रोटीन की संरचना गाय की नस्ल के आधार पर अलग अलग होती है, जबकि एसएसआई का मौजूदा नियम इस अंतर को मान्यता नहीं देता है। बीटा कैसीन दूसरा सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला प्रोटीन है। इसमें एमिनो एसिड का बेहतरीन न्यूट्रिशन बैलेंस है। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम के तहत 2006 के तहत स्थापित एक स्वायत्त संवैधानिक निकाय है। यह स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। एफएसएसआई में एक अध्यक्ष तथा 22 अन्य सदस्य होते हैं, जिनमें 1/3 महिलाएं होती हैं। एफएसएसआई के अध्यक्ष की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। लुसाने डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा किस स्थान पर रहे? तो दूसरे स्थान पर दोस्तों। 22 अगस्त 2024 को लुसाने डायमंड लीग में नीरज ने 89.49 मीटर जेवलिन थ्रो किया और दूसरे स्थान पर है। ग्रेनेडा के एंडरसन पीटर्स ने 90.64 मीटर थ्रो किया और पहले नंबर पर है। एंडरसन ने 2 बार लुसाने डायमंड लीग के विश्व चैंपियन। उन्होंने पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था। पेरिस ओलंपिक में जेवलिन थ्रो के फाइनल राउंड में नीरज ने 89.45 मीटर की दूरी तक भाला फेंका था। वहीं पाकिस्तान के अरशद नसीम ने 92.97 मीटर तक भाला फेंकते हुए गोल्ड मेडल जीता था। नीरज चोपड़ा की ब्रांड वैल्यू 335 करोड़ हो गई है। उन्होंने 318 करोड़ रुपए की ब्रांड वैल्यू वाले भारतीय क्रिकेटर हार्दिक पांड्या को पीछे छोड़ दिया है। नीरज के ब्रांड वैल्यू के साथ ही सालाना एंडोर्समेंट फीस में भी बढ़ोतरी हुई है। नीरज के अलावा पेरिस ओलंपिक में 2 ब्रॉन्ज जीतने वाली मनु और कुश्ती में 50 किलो वेट के फाइनल तक पहुंचने वाले विनेश की भी एंडोर्समेंट फीस बढ़ी है। वहीं विराट कोहली ब्रांड वैल्यू में 29% बढ़ोतरी के साथ भारत के सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी बन गए हैं। उन्होंने बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान और रणवीर सिंह को पीछे छोड़ दिया है। इंडिया ट्रेवल अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट का खिताब किस एयरपोर्ट ने जीता है? दोस्तों, तो राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद के राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट ने इंडिया ट्रेवल्स अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट का खिताब जीता है।
यह इस श्रेणी में राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की लगातार तीसरी जीत है। यह सम्मान रचनात्मक सोशल मीडिया जुड़ाव और असाधारण एयरलाइन के समर्थन के माध्यम से यात्रियों के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए आरजीआई के समर्पण को मान्यता देता है। तेलंगाना के बारे में, यह दक्षिण मध्य भारत में दक्कन के पठार पर स्थित है। क्षेत्रफल के हिसाब से 11वां सबसे भारतीय राज्य है। 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना है। इसकी सीमा महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से लगती है। 2019 तक इसमें 33 जिले थे। राजधानी इसकी हैदराबाद है। राज्यपाल विष्णुदेव शर्मा है। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी है। राज्यसभा की 7 सीटें हैं। लोकसभा की 17 सीटें हैं। नई दिल्ली में क्रिएट इन इंडिया चैलेंज सीजन 1 लॉन्च किसने किया है? तो अश्विनी वैष्णव ने। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में क्रिएट इन इंडिया चैलेंज सीजन 1 लॉन्च किया। यह पहल विश्व ऑडियो विजुअल एवं मनोरंजन शिखर सम्मेलन की अगुवाई का हिस्सा है। भारत की अर्थव्यवस्था के विकास और तकनीकी प्रगति के प्रभाव को दर्शाते हुए कुल 25 चुनौतियां पेश की गई। इन चुनौतियों का उद्देश्य मीडिया और मनोरंजन विभाग को बढ़ावा देना तथा बढ़ती क्रिएटर अर्थव्यवस्था का समर्थन करना है। सूचना एवं प्रसारण सचिव संजय जाजू ने इस पहल को प्रधानमंत्री के भारत में डिजाइन विश्व के लिए डिजाइन दृष्टिकोण के अनुरूप बताते हुए यह भारत के रचनात्मक पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करने में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कांस्य पदक किस खिलाड़ी ने जीता है? तो दोस्तों रौनक दहिया ने जॉर्डन के अम्मान में अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में ग्रीको रोमन 110 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीता है। कांस्य मैच 20 अगस्त को रौनक ने तुर्की के एमुरुल्लाह कैप्कन को 6-1 से हराकर कांस्य पदक हासिल किया। सेमीफाइनल में वो हंगरी के जोल्टन जाको से हार गए थे। किस बैंक ने महिला ग्राहकों के लिए अवनी बचत खाता शुरू किया है? तो दोस्तों बंधन बैंक ने। कोलकाता स्थित भारतीय निजी क्षेत्र के बैंक बंधन बैंक ने 22 अगस्त 2023 को महिला ग्राहकों के लिए एक विशेष बचत खाता ऑनलाइन लॉन्च किया है। बैंक ने अपने 9वें स्थापना दिवस की पूरी संध्या पर उत्पाद लॉन्च किया है जो 23 अगस्त को है। बैंक ने बंधन बैंक डिलाइट नामक ग्राहक वफादारी कार्यक्रम भी शुरू किया है। यह बैंक महिलाओं पर केंद्रित और इसके 3.4 करोड़ ग्राहकों में से 73% महिलाएं हैं। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने बैंकों से नवीन और आकर्षक उत्पादों की पेशकश करके घरेलू बचत को बढ़ाने का आग्रह किया है। हाल के दिनों में भारत के बैंकों की साझा जमा राशियों में गिरावट का रुख देखने को मिला है क्योंकि भारतीय परिवार उच्च रिटर्न के लिए शेयर बाजार, सोना और अन्य वित्तीय बाजार साधनों में निवेश करना पसंद करते हैं। अवनी बचत खाता अपेक्षाकृत संपन्न महिलाओं को लक्षित करता है क्योंकि इसमें न्यूनतम औसत तिमाही राशि 25,000 रुपये है। अवनी खाता 10 लाख रुपए के व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा कवर, निःशुल्क हवाई अड्डे के लाउंज में प्रवेश और 3.5 लाख रुपए की कार्ड खोने की देयता के साथ एक विशेष डेबिट कार्ड प्रदान करता है। यह लॉकर किराए पर 25% की छूट और स्वर्ण ऋण प्रसंस्करण शुल्क पर भी 50% की छूट प्रदान करता है। बंधन बैंक का मुख्यालय पश्चिम बंगाल कोलकाता में है। एमडी और सीईओ रतन कुमार केस हैं। इस बैंक का टैगलाइन आपका भला सबकी भलाई है। तो दोस्तों यह रहा 24 अगस्त 2024 के सभी इंपॉर्टेंट बिहार करंट अफेयर्स, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ। ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।